आज ये मूल अधिकार की लास्ट क्लास होने वाली है। अब तक हमने मूल अधिकार के बारे में ये सीखा है कि इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए हुए हैं। हमने आर्टिकल 12 में देखा स्टेट की क्या डेफिनेशन है, मतलब राज्य है क्या चीज़। जो पूरे मूल अधिकार में राज्य शब्द जहाँ भी आपको दिखाई देता है उसका मतलब क्या है। भारत की सरकार हो, संसद हो, राज्य सरकारें, उनके विधानमंडल और जो स्थानीय प्राधिकरण थे वो भी इसी के अंदर आ रहे थे, चाहे नगर पालिका हो, पंचायत हो, जिला बोर्ड हो। उसके अलावा जैसे LIC, ONGC, सेल, ऐसे सरकारी नियंत्रण के और भी कोई यदि प्राधिकरण है तो वो सारे भी किस में आते हैं, स्टेट में आते हैं। उसके बाद हमने आर्टिकल 13 देखा। आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत यदि कोई भी कानून है तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। तो ऐसा कोई भी कानून, चाहे वो आज़ादी से पहले का हो, आज़ादी के बाद का हो, वो उस सीमा तक अमान्य होगा जहाँ तक वो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसमें तो हमने सिद्धांत देखे थे। फिर आर्टिकल 14 से 18 तक हमने देखा था समता का अधिकार। आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून के सामने सब बराबर है, ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 जो है वो कहता है कि सरकारी नौकरी के अवसर जो है सभी नागरिकों के लिए समान होगा। कुछ अपवाद हैं जो हमने देखे थे, कुछ बाद में जोड़े गए, कुछ पहले से थे। फिर आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के लिए है, उसका अंत किया गया है और ये एक एब्सोल्यूट राइट है और दंडनीय प्रावधान भी है। फिर आर्टिकल 18 हमने देखा था, उपाधियों का अंत किया गया था। सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी आप सम्मान नहीं ले सकते और आपके जो ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह जो भी है वो उपाधि नहीं, वो क्या है, सम्मान है। नाम के पीछे और आगे आप यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें आर्टिकल 19 के अंदर 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। पहले 7 थी। संपत्ति का जो अधिकार है उसको आर्टिकल 301 के तहत आपने अम, कानूनी अधिकार बना दिया है। फिर जो 19 है उसमें 6 कौन कौन सी है, वाक और अभिव्यक्ति की, मतलब आप प्रेस की आज़ादी हो गई, फ्रीडम टू स्पीच, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। फिर आर्टिकल 19B जो है वो कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हो। फिर संगठन बना सकते हो, सहकारी समिति वगैरह बना सकते हो और आप जो है भारत में कहीं भी घूम सकते हो। घूमोगे तो कहीं पे बस भी सकते हो और कहीं पे बस रहे हो तो आप बिजनेस वगैरह अपनी आजीविका का काम जो है वो आप कर सकते हो। इस पर कुछ प्रतिबंध भी थे, है ना। देश की एकता, अखंडता, है ना, 8 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर आर्टिकल 21 जो है उसके अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था कि सिर्फ कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही आप जो है किसी का जीवन छीन सकते हो, है ना। उसके अलावा आप जो व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से बार बार एक्सप्लेन किया है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंटरनेट, है ना, फुटपाथ, अभी जो जुड़े हैं लेटेस्ट चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अंदर जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, उसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाएगी। आर्टिकल 22 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार का लास्ट आर्टिकल है। उसमें ऐसे बताया गया है कि भाई कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। इसके अंदर आपको क्या क्या अधिकार है, आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, आपको अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। जो निवारक निरोध कानून के तहत जो व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसके लिए भी कुछ अधिकार है। जैसे 3 महीने से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते हो, इसको चेंज करके 2 महीने किया है लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा वो भी जो है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कोर्ट में जा सकता है ना। तो ये कुछ अधिकार है। अच्छा, जो दुश्मन देश का नागरिक है उसके लिए ये अधिकार वगैरह नहीं है, ये हमने देखा। फिर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हुए हैं। 23वां जो है वो तो
एक तो मानव दुर्व्यापार हो गया, है ना, बलात्श्रम हो गया, और बेगार प्रथा हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर रोक लगाने का काम करता है। और आर्टिकल 24 है वो बच्चों के लिए है कि 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे कारखाने और खतरनाक विस्फोटक और जो आपके खान खदान वगैरह हैं वहाँ पे आप उनसे काम नहीं करवा सकते। इसके लिए फिर कानून बनाया गया 1986 में, 2016 में संशोधन किया गया। बच्चों को दो भागों में बांटा गया, 14 साल से कम उम्र के बच्चे और किशोर, है ना। 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है कहीं काम नहीं करेंगे, परिवार के जो काम है उसमें हाथ बटा सकते हैं छुट्टी के बाद या फिर छुट्टियों में। और किशोर जो है वो खतरनाक काम नहीं करवा सकते उनसे आप। फिर हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देखे थे आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 जो है उसके अंदर चार चीज़ें आपको मिलती है। अंतःकरण हो गया, धर्म का आबाद रूप से मानना हो गया, और आचरण करना और प्रचार करना, इन सब की आपको स्वतंत्रता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 है उसके अंदर आपकी ग्रुप फ्रीडम आती है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन हो गया, आपके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की कमेटियाँ वगैरह उनको मैनेज करने का काम, उन सब की स्वतंत्रता आपको है। आप पैसे टके सब कुछ उसके आप देख सकते हो, है ना, संपत्ति अर्जन वगैरह सब कुछ है उसमें। फिर आर्टिकल 27 जो है वो ऐसे कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की ऐसा नहीं कर सकती कि भाई उसके हितों के लिए आप जो है टैक्स वगैरह लगा दो, है ना। तो किसी प्रकार का किसी धर्म के नाम पर आप टैक्स नहीं लगा सकते, आप फी लगा सकते हैं, शुल्क आप ले सकते हैं। आर्टिकल 28 जो है वो शिक्षा संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या फिर आप जो है धार्मिक उपासना, उन सब के लिए आपको स्वतंत्रता मिली हुई है कि कहाँ पे कौन जो है धार्मिक शिक्षा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। स्टेट ओन है, रिकॉग्नाइज बाई स्टेट है, तो वो सारी चीज़ें हमने आर्टिकल 28 में देखी थी। आज हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के बचा हुआ जो पार्ट है आर्टिकल 29 से 35 तक, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 29 और 30 जो है वो तो हमारे संस्कृति संबंधित जो है आता है, और आर्टिकल 30 जो है वो शिक्षा संबंधित जो आता है। अब संस्कृति और शिक्षा का क्या मतलब है, जैसे पहला 29वां जो है वो तो क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और जो 30 है वो कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन। ये जो अल्पसंख्यक है उन्हीं के लिए है, दोनों के दोनों आर्टिकल। देखो हमारा जो भारत है वो बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ 150 किलोमीटर क्या 4-5 किलोमीटर में यहाँ पे लैंग्वेज बदल जाती है। कहीं पे कोई भोजपुरी बोल रहा है, कहीं मारवाड़ी बोल रहा है, कहीं तमिल, कहीं कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, वो सारी लैंग्वेज हमारे पास है। तो आप एक बार कमेंट करके बता दो कि जो अपनी भाषाएं जो है वो कौन सी अनुसूची में है और कितनी भाषाएं हैं उस अनुसूची में, ये कमेंट करके आप बता दो, आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम जो क्वेश्चन आंसर वाली जो सीरीज करेंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन मैं ज़रूर डालूंगा। अच्छा, तो कुछ एक किलोमीटर पे हमारी भाषा जो है बदल जाती है। तो संविधान सभा बनाने वाले को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब साउथ वाले नॉर्थ वालों से कहेंगे कि भाई मराठी नहीं आती तुम्हें, महाराष्ट्र वाला कहेगा, कोई कहेगा कन्नड़ नहीं आती। तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। वो जैसे वहाँ पे जो लोग हैं एक जगह पे रहने लग गए तो उनमें ये लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें सोच के और ये आर्टिकल 29 और 30 जोड़ा था। अब ये जो अधिकार है 29 और 30 जो भाषा के संरक्षण और संस्कृति के संरक्षण के लिए मिल रहा है, उनके शिक्षा की संस्थाओं के लिए, उनके प्रशासन के लिए जो मिल रहा है, वो अधिकार मिले कैसे हैं। तो ये अधिकार पहली बात तो ये है कि जो सिर्फ भारत के नागरिक हैं उन्हीं को मिले हुए हैं। किनको मिले हुए हैं? भारत के नागरिक और अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 29 और 30 जो 29 है ये कहता है कि अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाना तुम्हारा क्या है, अधिकार है। आप अपनी भाषा, लिपि जिससे आप लिखते हो, और आपका जो कल्चर है उसको आप बचाओ, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 30 जो है वो ये कहता है कि भाई अल्पसंख्यक अपने मनपसंद स्कूल, कॉलेज, मदरसा खोलने और उनको अपने हिसाब से चलाने के लिए स्वतंत्र है। मतलब मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ वो खुद देखेंगे, ठीक है, प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। तो ये तो मोटा मोटा ब्रॉड आइडिया हो गया। अब डिटेल में यदि आप देखोगे आर्टिकल 29 भाषा, लिपि, संस्कृति का अधिकार तो आर्टिकल 29(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सामूहिक अधिकार है ना। कैसा अधिकार है? सामूहिक अधिकार। तो भारत के निवासियों को अपनी विशेष भाषा हो गई उनकी,
ना, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसमें अल्पसंख्यक जो शब्द लिखा हुआ है ना, उसके तहत नागरिकों के किसी भी वर्ग को शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि इसमें बहुसंख्यक वर्ग भी शामिल हो सकते हैं यदि उनकी अपनी विशिष्ट भाषा या संस्कृति है। तो इसमें ऐसे नहीं कह सकता कोई कि जैसे अगर किसी इलाके में कुछ लोग रहते हैं, चाहे वो बहुत कम संख्या में हो या ज़्यादा, और उनकी अपनी कोई खास भाषा, लिपि या संस्कृति है, तो उन्हें उसे बचा कर रखने का पूरा अधिकार है। भले ही इस आर्टिकल में अल्पसंख्यक लिखा हुआ है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों का कोई भी वर्ग इसके अंदर आता है। यानी कि अगर बहुसंख्यक है, वो अपनी भाषा को बचाना चाहे तो वो भी इसका यूज करके अपनी भाषा को बचा सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी जो बात है वो है 29(2) के तहत व्यक्तिगत अधिकार। एडमिशन के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने गए, प्रिंसिपल साहब कहे अरे भाई तुम्हारी भाषा या जाति तो अलग है, हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। ऐसे में आता है आपको बचाने के लिए आर्टिकल 29(2) और बोलता है कि खबरदार, केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक को एडमिशन से नहीं रोका जाएगा। तो राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये कैसा अधिकार है? व्यक्तिगत अधिकार है जो शैक्षणिक संस्थाओं में समानता सुनिश्चित करता है। तो 29(1) तो क्या कह रहा है? भाषा और संस्कृति को बचाओ। 29(2) क्या कह रहा है? बिना भेदभाव के एडमिशन आप पाओ। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे है आर्टिकल 30, जिसके अंदर अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक अधिकार आता है। अब ये देखो, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। ये काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और इसमें से एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछता है। इसमें पहली बात तो ये बताएंगे कि अल्पसंख्यक होते कौन है। तो संविधान के हिसाब से भारत में अल्पसंख्यक बनने के दो आधार बताए गए हैं। पहला तो धार्मिक, दूसरा क्या है? लिंग्विस्टिक, भाषाई। ठीक है, इसके अलावा जाति, क्षेत्र या किसी और आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ दो आधार है, धार्मिक और भाषा। ठीक है, फिर अब इनको क्या अधिकार मिले हुए हैं, प्रमुख अधिकार क्या है, इनके कोर राइट्स क्या है? तो धार्मिक और भाषा के आधार पर अपनी पसंद का ये स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, कोई शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, मदरसे वगैरह जो भी ये खोल रहे हैं वो खोलने का इनको अधिकार है, और उनके मैनेजमेंट का भी इनको पूरा अधिकार है। मतलब खुद ही ये इनको संभाल सकते हैं। फिर उसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ 44वां 1978 में, जिसके तहत आर्टिकल 30(1)(a) इसके अंदर जोड़ा गया। अब ये क्या है, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से हटाया, तो एक डर पैदा हो गया कि कहीं सरकार अल्पसंख्यकों के स्कूल कॉलेज की ज़मीन न छीन ले। इसलिए नियम बनाया गया कि अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक स्कूल की ज़मीन लेगी तो उसे बाजार भाव के हिसाब से पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, ताकि उनका जो संस्थान है उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब आराम से वो चल सके। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 31(a). अच्छा, राज्य की वित्तीय सहायता से यदि कोई सरकारी फंड से यदि बात करें कि सरकारी फंड किसी को दे रहे हैं तो किसको कितना मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा, तो भाई संविधान ने साफ कहा है कि भाई आप पैसा या फिर एड, अनुदान जो आप दे रहे हो वो भेदभाव करके नहीं दे सकते, सबको मिलेगा, है ना। तो वित्तीय सहायता देते समय राज्य किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। ठीक है, तो ये 3 टियर है: राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त, केवल मान्यता प्राप्त जिसमें सहायता नहीं है, और न सहायता न मान्यता, मतलब ये बिल्कुल ही अलग, जैसे मदरसे टाइप, है ना। तो ये 3 तरह के आपके इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर एक तुलना दे रखी है, मतलब अंतर दे रखा है। तो बेनिफिशरी कौन है, 29 का कौन है, 30 का कौन है? देखो, 29 का व्यापक दायरा है और आपके 30 जो है उसका सीमित दायरा है। क्या मतलब इसका? जो 29 है इसके अंदर बताया गया है कि भाई केवल अल्पसंख्यक के अंदर केवल कोई धर्म और भाषा के आधार पर नहीं आएगा, उसके अंदर जो बहुसंख्यक है वो भी आ जाएंगे, है ना। जो अल्पसंख्यक ही नहीं है बाकी सारे भी आ जाते हैं। अगर किसी को अपनी भाषा बचानी है, अपनी संस्कृति बचानी है, तो वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो जो है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है।
है ना, बहुसंख्यक के लिए नहीं है। जो भाषाई और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक है उन्हीं के लिए लागू होता है। दूसरा, जो अधिकार का क्षेत्र है, इसको संरक्षण का अधिकार है और इसके अंदर संस्थागत प्रशासन है। तो 29 है वो संस्कृति बचा सकता है, भाषा, लिपि और कल्चर की रक्षा करने का काम कर रहा है ना। और जो आपका 30 है उसके अंदर क्या है, स्कूल कॉलेज वगैरह बना सकते हैं, है ना। संस्थागत प्रशासन का मतलब यही तो हो गया। और इंस्टीट्यूट अपना मस्त चलाओ बनाओ, ठीक है, तो ये संस्थागत प्रशासन हो गया। अच्छा, प्रवेश का जो अधिकार है इसके अंदर तो गैर भेदभाव, है ना। इसके तहत नागरिकों को सामान्य और राज्य द्वारा पोषित सार्वजनिक संस्थाओं में बिना भेदभाव के प्रवेश की गारंटी मिलती है। अब इसके अंदर विशेष प्राथमिकता, अल्पसंख्यकों को अपने विशेष संस्थान चलाने और वहाँ अपने समुदाय के हितों को विशेष रूप से प्राथमिकता देने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। अब आता है मूल अधिकारों का सबसे मजबूत रक्षक जो आपको देता है गारंटी। क्या देता है? गारंटी देता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके लिए एक बात कही थी, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं आर्टिकल 32 के अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। ये संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब जो आपके आर्टिकल 32 है इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 32 है क्या? अच्छा, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। सोचो तुम्हारे पास दुनिया भर के कीमती जेवर है ना? बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है जो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन आपने जिस तिजोरी में उसको रखा है उस तिजोरी के आप ताला नहीं लगा सकते। तो ताला अगर लगाने का आपको अधिकार नहीं है तो क्या फ़ायदा? कोई भी चोर, सरकार या पुलिस आकर तुम्हारे जो गहने हैं वो चुरा के लेके चली जाएगी। तो आर्टिकल 32 जो है, मूल अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का आपको एक मूल अधिकार मिलता है। ये अन्य सभी अधिकारों को वास्तविक और प्रभावी बनाने का काम करता है। तो ये खुद में एक सुपर राइट है ना, सबसे तगड़ा अधिकार यदि कोई है तो वो क्या है? आर्टिकल 32। अब जैसे कोई नेता, पुलिस या सरकारी अधिकारी तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका नुकसान कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप किसी छोटे मोटे कोर्ट के चक्कर में तो पड़ोगे नहीं। आप सीधे कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, ताकि आपकी सुनवाई हो सके। अपना जो सबसे तगड़ा कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो जहाँ जो चीज़ आपको सीधे वहाँ जाने की परमिशन देती है, हमारी एकल न्यायपालिका है। मतलब आपको सीधी नुमा एक प्रोसेस फॉलो करके जाना पड़ता है ना। पहले सबसे नीचे, फिर हायर हायर हायर, है ना। तो उस तरह से आपको जाना पड़ता है। तो ये आपको सीधा वहाँ जाने का अधिकार दे रहा है। फिर ये जो चीज़ है, जब आपके आर्टिकल 32 आया, 32 के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना। तो चीज़ें अपने आप बदलती रहती हैं। 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को संविधान की रीढ़ की हड्डी माना है ना। और संसद चाहे तो कितने भी कानून बदल ले, लेकिन जो आर्टिकल 32 है उसको नहीं ख़त्म कर सकती, ऐसा उन्होंने कहा था। और जो मूल ढांचा है उसका इसको हिस्सा बताया था। ये केशवानंद भारती और मूल ढांचे की जो बातें हैं वो हम लास्ट में देख लेंगे। एक अलग से क्लास डाल दूंगा जिसमें केस वगैरह वही आ जाएंगे, और भी केस हैं, है ना। तो अभी तो इनको ख़त्म कर लेते हैं, काफ़ी टाइम वैसे हो चुका है, ख़त्म भी करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे ये जो अनुच्छेद 32 के तहत 5 असाधारण रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए कुछ ज़्यादा है। चलो एक बार हम रिट देख लेते हैं कौन कौन सी है, फिर उनको जारी करने वाला देखेंगे। व्यक्ति को प्रस्तुत करो और हमारा आदेश। तो एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, फिर प्रतिषेध आती है, और एक उत्प्रेषण आती है, और एक आती है क्यू वारंटो अधिकार प्रचा। तो हम एक एक करके सारे समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो मतलब है सिंपल सा, वो क्या है? सशरीर प्रस्तुत करना। टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी। अच्छा, किसी व्यक्ति को यदि गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले ले, गिरफ्तार कर ले, तो
उसे छुड़ाने के लिए न्यायालय ये रिट जारी करता है। ये क्या करता है? कोई पुलिस या कोई निजी व्यक्ति किसी को अवैध रूप से कैद कर लेता है, तो कोर्ट आदेश देता है कि उस गिरफ्तार या कैद किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा। कोर्ट ये जांच करता है कि गिरफ्तारी जो है वो जायज़ है या नहीं है। मान लो कि पुलिस ने बिना किसी एफआईआर या कानूनी आधार पर आपको हिरासत में ले लिया और 3 दिन से थाने में बंद कर रखा है। आपके घर वाले सुप्रीम कोर्ट में हेबस कॉर्पस जो है वो रिट के तहत याचिका दायर कर देंगे, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोर्ट पुलिस को आदेश देगा कि भाई आपका जो भी नाम है आपको तुरंत अदालत में पेश किया जाए और हिरासत का जायज़ कारण बताया जाए। कारण अगर नहीं होगा तो आपको तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जारी किसके खिलाफ हो सकता है? कोई सरकारी अधिकारी हो या फिर निजी व्यक्ति हो, दोनों के खिलाफ ये जारी हो सकता है। ठीक है। तो इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? सशरीर प्रस्तुत करना। उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से यदि हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तारी से मुक्त कराने के लिए न्यायालय रिट जारी करता है। किस किस के खिलाफ? सार्वजनिक अधिकारी के साथ साथ निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ ही जारी कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है? हम आदेश देते हैं, वी कमांड। अच्छा, परमादेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंडामस। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? किसी सार्वजनिक अधिकारी से उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करवाना। तो जैसे न्यायालय किसी सार्वजनिक संस्था, निगम या अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य जो है, पब्लिक ड्यूटी है, उसका पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु ये रिट जारी करता है ना। ये क्या करता है? जब कोई भी सरकारी अधिकारी है, संस्था है, निचली अदालत है, ये सरकार अपने कानूनी या संवैधानिक कर्तव्यों का यदि पालन नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें काम करने की निर्देश देगा कि भाई ये तुम्हारा काम है, तुम करो। मान लो जैसे आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हो, अब उसमें आपको जैसे चक्कर काटने पड़ते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है खैर, लेकिन जैसे मान लो आप ऑफलाइन जा रहे हो और आपने सारी प्रक्रियाएं जरूरी जो थी वो कर ली, पूरी प्रोसेस। उसके बाद भी जो पासपोर्ट वाला ऑफिसर है वो आपको दे नहीं रहा है पासपोर्ट, वो महीनों से आपको जो है चक्कर कटाया जा रहा है और काम करने से मना कर रहा है। तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट देगा एक परमादेश और उस अधिकारी को तुरंत अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए बोलेगा, आदेश देगा। ठीक है। तो ये किसके खिलाफ जारी हो सकता है? ये अच्छा, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ये हो किसके खिलाफ सकता है? जो भी आपके सार्वजनिक संस्था, निगम अधिकारी है ना, उन सब के खिलाफ, है ना। राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति और निजी संस्थाओं के खिलाफ ये जारी नहीं हो सकता परमादेश। उसके बाद आता है आपका प्रतिषेध। जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के तरफ आता है। मतलब जो ऊपर वाली जो अदालत है वो नीचे वाली अदालत के लिए ये दोनों रिट जारी करती है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों ही अदालतों के लिए जारी होती है। प्रतिषेध का मतलब है रोकना या निषेध, मतलब मना करना, टू फॉरबिड। इसका मतलब क्या है? प्रोहिबिशन। इसका उद्देश्य क्या है? निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से, मतलब उनका जो जुरिडिक्शन है उसके बाहर जाकर काम करने से रोकना। तो ये क्या करता है? ये जो रिट है, जो वरिष्ठ न्यायालय है, जो सीनियर न्यायालय है, जो ऊपर वाली अदालत है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, है ना, वो जारी करता है अपने नीचे वाले अदालत के लिए। जैसे अदालत हो गई, कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, है ना, उनके खिलाफ कब जारी किया जाता है? जब वह किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या फिर और ये कब जारी किया जाता है? जब वो पेंडिंग चल रहा हो, है ना। ऐसे नहीं वो वाद जो है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद में जारी कर दिया, है ना। जब लंबित हो, है ना, तभी ये जारी किया जाएगा। तो प्रकृति, ये रिट केवल निवारक प्रकृति की है, प्रिवेंटिव प्रकृति की है। दायरा केवल न्यायिक है, अर्धन्यायिक निकायों पर लागू नहीं होता। मैंने बताया ये सिर्फ अदालतों के लिए है। उद्देश्य क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। और ये रिट तब जारी की जाती है जब मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय में लंबित हो, मतलब चल रहा हो। मान लो कि जयपुर का एक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वो किसी ऐसे मामले की सुनवाई शुरू कर देता है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है।
तो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध रिट जारी करेगा और जयपुर की कोर्ट को उस मामले में आगे की कोई भी सुनवाई करने से रोक देगा कि भाई आप कोई कार्रवाई इसके अंदर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो ये चल रहा हो तब, और जो उत्प्रेषण है जब फैसला आ जाए उसके बाद की बात है। उत्प्रेषण जो है उसका मतलब क्या है? पूर्णतः सूचित होना या प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाइड है। तो इसको सर्टियोररी बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जो निचली अदालत का यदि कोई गलत या फिर अधिकार क्षेत्र से बाहर दिया गया कोई फैसला है, उसको ये रद्द करता है ना। निवारक और सहायक दोनों है। निवारक मतलब प्रिवेंटिव, रोकने वाला है ना, और क्रिएटिव, सहायक, दोनों टाइप की है इसकी प्रकृति। अच्छा, विस्तार। ये व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध भी प्रभावी है। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके लिए भी प्रभावी है। अब पहले सिर्फ अदालतों के लिए था, हाँ? अच्छा, और ये क्या करता है? ये जो प्रतिषेध रिट अभी हमने पढ़ी, उसकी तरह ये भी जो न्यायिक निकाय है उनके खिलाफ जारी होता है, और आजकल तो ये प्रशासनिक के खिलाफ भी होने लग गया है। तो उत्प्रेषण का ऐसा है कि इसके अंदर जब फैसला आ जाता है उसके बाद ये जारी की जाती है। जैसे कोई निचली अदालत है, उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, या जो नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय, उसका उल्लंघन करके निर्णय सुना दिया, तो उच्च न्यायालय उस फैसले को रद्द करता है। अच्छा, नेचुरल जस्टिस आप समझते हो क्या? नेचुरल जस्टिस मतलब कुछ एक चीज़ें हैं उसके अंदर कि जो जिसके खिलाफ आप कोई मुकदमा कर रहे हो वो आपका जज नहीं हो सकता, है ना। तो वो ऐसे होता है ना, जजमेंटल मत मांगर वो सब। नेचुरल जस्टिस मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपना जो मामला है उसका, एक तो जज न्यायाधीश नहीं हो सकता, और दूसरी जो बात है वो ये है कि दूसरा जो पक्ष है उसको भी सुना जाना चाहिए। बाकी इसको डिटेल में हम और कभी देख लेंगे। इससे काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो जाती है ना। हम जैसे आप मेरे खिलाफ कोई मुकदमा करते हो, है ना, और सामने आप जाके देखते हो कि मैं ही वहाँ पे जज बैठा हूँ, तो मैं मेरे खिलाफ तो जजमेंट नहीं दूंगा, है ना। मोस्टली केस में ऐसे होगा। और आप जो है वहाँ जाके बता रहे हो कि भाई ऐसे था, इस तरह से मैंने आपको ऐसे परेशान किया, जो भी किया, तो मैं अगर आपको सुनूंगा ही नहीं, है ना, तो वो प्राकृतिक न्याय नहीं होगा ना। ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। इसके बाद तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे कुछ डिसीजंस वो दे देता है, निर्णय कुछ दे देता है न्यायालय, तो उनको जो है रोकने का काम कौन करता है? ऊपरी अदालत करती है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, आप कोई कंज्यूमर फॉर्म है ना, उपभोक्ता फॉर्म, वो किसी ऐसे जमीनी विवाद पर अपना फैसला सुना देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेषण रिट जारी करेगा और वो जो फैसला है उसको पूरी तरह से रद्द कर देगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आती है वो आती है अधिकार पर्चा, क्यू वारंटो, इसलिए बोलते हैं ना कि रिट लगा के देख ले। तो ये रिट जो है आप किसी ऑफिशियल के खिलाफ लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है? किस प्राधिकार या वारंट से, बाई वॉट अथॉरिटी और वारंट, तो किस अधिकार से, इसका मतलब है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यू वारंटो। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर कब्जा करने से रोकना। ये क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वह योग्य ही नहीं है, तो कोर्ट उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहे हैं। यदि वह अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाता तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, है ना। तो इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय पर किए गए अवैध दावे की वैधानिक जांच करना है। यदि न्यायालय पाता है कि दावेदार का उस पद पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है तो कार्यालय को खाली करा लिया जाता है। मान लो किसी सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होनी चाहिए, है ना, और कोई व्यक्ति है वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेता है और बिना योग्यता के वहाँ पे जाके बन गया प्रोफेसर। तो क्यू वारंटो रिट के तहत कोर्ट उस व्यक्ति से जवाब मांगेगा और वो जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि वो तो फर्जी डॉक्यूमेंट से गया है, इसलिए उसको वहाँ से हटना पड़ेगा। अच्छा, इसकी शर्त है, ये रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब कार्यालय स्थायी प्रकृति का हो और वह संविधान या संसद के किसी कानून द्वारा निर्मित हो।
ये निजी संस्थाओं या मंत्री स्तर के राजनीतिक पदों पर लागू नहीं होता। मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता थोड़ी है, मंत्री आप किसी को बना सकते हो। निजी संस्था है, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, है ना। तो संविधान और संसद के किसी कानून द्वारा निर्मित है तभी उसमें होगा। तो इस कानून का प्रावधान ये अन्य सभी रिटों के विपरीत है। अधिकार परीक्षा के लिए आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित व्यक्ति हो। अच्छा, हाँ, ये वाली बात की है, किसी के लिए भी आप जो है रिट लगा सकते हो, है ना। आप भी जाके रिट लगा सकते हो, कोई ये नहीं ऐसे है जो अपनी योग्यता के बिना कहीं बैठा हुआ है, काम कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ रिट लगा सकते हो। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको कॉकरोच की बजाय इस बार कुछ और बोल देंगे, है ना, कि फ्री है, याचिकाएं लेके आ जाते हैं। फिर उस नाम से एक पार्टी बन जाएगी, आंदोलन हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमने जो है 5 प्रकार की रिट अभी देखी है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण देखा। उसका मतलब क्या है? अवैध कैद से आज़ादी, मतलब आपको ज़बरदस्ती किसी ने कैद कर रखा है ना, गिरफ्तार कर रखा है। ये किसके खिलाफ जारी हो सकती है? आप सार्वजनिक और जो निजी व्यक्ति है, दोनों के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी हो सकती है। इसके अलावा परमादेश, सरकारी काम करवाने के लिए, है ना, कि कोई काम कर नहीं रहा तो उसके लिए। ये किसके खिलाफ हो सकती है? केवल सार्वजनिक, परमादेश केवल सार्वजनिक। फिर हमने न्यायालय वाली देखी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अच्छा, इनका अंतर आगे है क्या? नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं। प्रतिषेध जो है वो निचली अदालत को रोकता है, और जो उत्प्रेषण है वो गलत फैसले को रोकता है, उसको रद्द करता है, और वो केवल जो है न्यायपालिका के लिए होता है। उत्प्रेषण जो है आजकल प्रशासन के लिए भी लागू होने लग गया। अधिकार पर्चा, ये इसकी अभी हमने बात की है कि पद की योग्यता चेक करने के लिए, है ना, केवल जो पब्लिक ऑफिस है वहीं पे। अच्छा जी। फिर आता है अपना आर्टिकल 33। जो सेना है, पुलिस है, सुरक्षा बल है, उनको जो क्या सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं क्या? अच्छा, सारे फंडामेंटल राइट्स देने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जो भारतीय संविधान है उसने अनुच्छेद 33 में संसद को ये विशेष अधिकार दिया है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पुलिस फोर्स है और खुफिया एजेंसी है, उनके सदस्यों के जो मूल अधिकार है कानून बनाकर सीमित या पूरी तरह से क्या कर सकती है? प्रतिबंधित कर सकती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना पड़ा? इसका क्या उद्देश्य है? इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य इन संवेदनशील बलों के सदस्यों के बीच उच्च स्तर का उचित अनुशासन, डिसिप्लिन जो है वो बनाए रखने के लिए, और उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्बाध और सही निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए करना। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। अनुशासन अगर नहीं रहेगा फोर्स के अंदर, वो अपनी ड्यूटीज अगर नहीं करेंगे ढंग से, तो अगर उनके पास इतने सारे राइट्स आ जाएंगे तो वो क्यों ही ड्यूटी करेंगे? वो कहेंगे ये मेरे पास इसका अधिकार है, उसका अधिकार है, तो वो अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। इसलिए उनको संसद जो है कानून बनाकर सीमित या पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकती है। इस पर संसद का एक अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत क्या राज्य सरकार भी कोई कानून बना सकता है क्या? नहीं, सिर्फ जो संसद है वही इसके तहत कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये राज्य विधानमंडलों के पास इस प्रकार के कानून बनाने को कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, न्यायालय से छूट। संसद द्वारा बनाए गए इस कानून के तहत स्थापित सेना के न्यायालय जो होते हैं, कोर्ट मार्शल जिसके द्वारा होता है, तो उसके तहत अनुच्छेद 32 और 226 के रिट क्षेत्राधिकार से पूरी तरह इनको बाहर रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर यदि कोई इसके अधिकार का हनन होता है, किसी फौजी, किसी पुलिस वाले का, तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या आपका जो 226 के तहत हाई कोर्ट है वहाँ पर नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने छोड़ दी थी ना बीच में, 32 की जो 5 असाधारण रिट जब हम पढ़ रहे थे, है ना, तो रिट जारी करने की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश कानून से ली गई है। इसे विशेषाधिकार रिट, प्रेरोगेटिव रिट भी कहा जाता है। ये न्याय के फव्वारे के रूप में कार्य करती है। क्षेत्राधिकार की यदि बात करें, अगर इनकी तुलना करें कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है या फिर हाई कोर्ट का ज़्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट का संकुचित दायरा है, ये केवल मूल अधिकारों के लिए हम जा सकते हैं। और जो हाई कोर्ट है उसके पास क्या है, हम मूल अधिकार के लिए भी जा सकते हैं, उसके साथ अपने जो लीगल राइट्स है ना, जो विधिक अपने अधिकार हैं उनके लिए भी हम जा सकते हैं हाई कोर्ट 226 के तहत। तो उसका दायरा जो है वो व्यापक हो गया। और यदि हम बात करें कि क्षेत्राधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार तो पूरे देश में है, और जो हाई कोर्ट है उसका उस स्टेट के अंदर ही होगा, है ना। तो क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? जो अदालत का जो आदेश है, हुक्मनामा है, वो कहाँ तक चलेगा, है ना। तो ये वाली बात हो गई।
तो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन का रिट जारी कर सकता है। संकुचित दायरा है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्राधिकार संपूर्ण देश पर लागू होता है। हाई कोर्ट है, मूल अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी करता है। इसका व्यापक दायरा है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र क्या है, स्टेट तक ही सीमित है। अच्छा, आर्टिकल 34 है, मार्शल लॉ के समय अधिकारों का निलंबन। यदि कहीं पर मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो अधिकारों के साथ क्या होगा, वो आर्टिकल 34 में बताया गया है। अच्छा, संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 34 में लिखा हुआ है कि जब भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का शासन यानी मार्शल लॉ लागू होता है तो संसद कानून बनाकर वहां व्यवस्था बहाल करने वाले कर्मचारियों की कार्यों की को वैधता दे सकती है और मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। वहां पे जो भी ऑफिसर काम कर रहा होगा उसके कार्य जो है उनको लीगल वो बताएगी, और मूल अधिकार है उनको प्रतिबंधित कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यही फंसाएगा आपको, है ना। अच्छा, मार्शल लॉ है क्या, ये एक अंग्रेजी कानून है। इसका सीधा मतलब है कि नागरिक प्रशासन का पूरी तरह सेना के हाथों में आ जाना। मतलब सेना के पास सारी कमांड आ गई, नागरिक प्रशासन पूरा सेना के अंदर आ गया, पूरा कंट्रोल उसके पास आ गया। कब कब ये इसके अंदर आपके राष्ट्रीय आपातकाल और सैन्य शासन के अंदर है, उसके अंदर अंतर क्या क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, हम आपातकाल की प्रावधान भी पढ़ेंगे। 352 हो, 356 हो, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन समय आने पर राष्ट्रीय आपातकाल है, ये देश के पूरे हिस्से में या किसी बड़े भाग पर लागू हो सकता है। ये जो है देश के किसी छोटे या विशिष्ट आसान क्षेत्र पर लागू होता है सैन्य शासन मार्शल लॉ। आपके राष्ट्रीय आपातकाल होता है, इसमें सरकार और सामान्य न्यायालय सुचारू रूप से काम करते हैं। और जो सैन्य शासन है वहाँ पर सामान्य नागरिक प्रशासन निलंबित हो जाता है, सैन्य अदालतें प्रभावी हो जाती हैं, आपके जो कोर्ट्स हैं वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना लास्ट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 35 मूल अधिकारों की क्रियान्वयन हेतु कानून। अच्छा, जो आपके मूल अधिकार है वो लागू कैसे होंगे, उनको लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है ना। और वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि पूरे भारत में मूल अधिकारों का स्वरूप और उन्हें के उल्लंघन पर मिलने वाली सजा का कानून एक समान हो। ये राष्ट्रीय एकता को क्या करता है, मजबूत करता है। संसद को कुछ विशेष शक्तियां हैं। संविधान ने केवल संसद को ही निम्नलिखित विषयों पर दंड या नियम तय करने की शक्ति दी है। राज्य विधानमंडल इस पर कानून नहीं बना सकते। रोजगार के लिए निवास की शर्त आर्टिकल 16 के तहत। सशस्त्र बलों और पुलिस के मूल अधिकारों को सीमित करने का काम 33 के तहत आपका संसद ही कर सकता है। अस्पृश्यता, छुआछूत या अनटचेबिलिटी है, उसके लिए सजा का प्रावधान आर्टिकल 17 के तहत जो आपने रोका है उसको, तो वो भी सिर्फ संसद कर सकता है। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, इन सब के लिए जो सजा का प्रावधान है वो भी किसके पास है, संसद के पास है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, 30, ये जो आर्टिकल्स है वो सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं, है ना। तो एक बार जो है आप इन सबको पढ़ना, फिर हम आगे डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके अंदर आर्टिकल कुछ एक आर्टिकल है वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। जो आर्टिकल 36 है उसके अंदर वही स्टेट की परिभाषा दे रखी है जो हमने अभी शुरुआत में बताया। हमने स्टेट के अंदर कौन कौन आता है, आपका संसद हो गई, उसके अलावा राज्य विधानमंडल हो गए, पंचायत हो गए, एलआईसी वगैरह हो गई, सारा कुछ है ना, तो वही रहने वाला है। तो चलो कोई नहीं, उसी टाइम देख लेंगे हम, खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और हाँ, आज शाम को आपको इंडियन हिस्ट्री की क्लास मिलने वाली है, क्विज वाली। ठीक है, तो कितने बजे का रखें आप कमेंट करो, कमेंट्स में जो टाइम रहेगा उस हिसाब से मैं कर दूंगा उसको शेड्यूल। ठीक है।